is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CDS. तो आज का हमारा है थर्ड लेक्चर एड्सॉर्प्शन का। इससे पहले हम दो लेक्चर्स एड्सॉर्प्शन के पूरे कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन थर्ड एंड आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडसॉर्प्शन को बी है ये, ठीक है, बी नहीं है, एडसॉर्प्शन, ठीक है, एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में, ठीक है, और जो मैं पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई में आपसे पूछ सकता है कि राइट 3 फैक्टर्स और 2 फैक्टर्स और 5 फैक्टर्स, ठीक है, which affects the adsorption। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या पॉइंट्स के बीच में से कुछ एक या दो नंबर का उठा सकता है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑन एडसॉर्प्शन, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या फर्क पड़ता है एडसॉर्प्शन पर, या नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का क्या फर्क पड़ेगा, या टेम्परेचर का या प्रेशर का। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाला जो मैं अभी पढ़ाऊंगी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अभी पढ़ाते हैं, आप समझिए बेटा। देखिए, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट का क्या नेचर है, इस पर डिपेंड करता है आपका कि एडसॉर्प्शन कैसा होगा, ठीक है। देखिए, अब मैं लास्ट टाइम तक मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो निकल है, निकल पर मैंने हाइड्रोजन को एडसॉर्ब कराया था, रिमेम्बर? हाँ, ठीक है, निकल पर मैंने एडसॉर्ब कराया था हाइड्रोजन को। आप समझिए, कई जगह निकल ना लिखकर रेनी निकल लिखा होता है, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर इट, ऐसे लिखा होता है रेनी निकल, H2 ऑन रेनी निकल। अब ये रेनी निकल का क्या मतलब है, ये क्यों लिखा होता है H2Ni, लिखने में क्या दिक्कत हो गई, उस चीज को समझेंगे। देखिए बेटा, जो हमारा एडसॉर्बेंट है, यानी कि जो एडसॉर्ब करने वाला है, एडसॉर्ब करने वाला जो भी हमारा एडसॉर्बेंट है, जो भी एडसॉर्ब करेगा, उसका सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन करा पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और उसके जितने ज्यादा पोर्स खुले हुए होंगे, जितने ज्यादा पोर्स खुले हुए होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करा पाएगा। अब आप समझिए, अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, ठीक है, तो इस तरफ वुड है, यहां तो एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होगा ना जितना इस तरफ हो जाएगा। अब तुम तो कहोगे एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, इसके अंदर तक चला जाएगा। बट सपोज, ठीक है, सिर्फ मान के चलो कि अगर मैंने इस पे पानी डाला और सिर्फ सरफेस पर रखा, और मैं मान के चल रही हूँ कि अभी, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि नेगेटिव एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन भी बोल सकती हूँ भाई, ठीक है। तो अब समझो इस बात को, ध्यान से समझो कि जो मेरा एडसॉर्बेंट है उसमें जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा वो एड्सॉर्ब करा पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं पोर साइज इंक्रीज कर दूं या पोर्स इंक्रीज कर दूं तो मेरा एडसॉर्बेंट, जो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट है, जो एडसॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा कब? एज यू इंक्रीज पोर्स। अगर पोर्स इंक्रीज होते हैं तो एडसॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? पोर्स बढ़ने पर एडसॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, और सरफेस बढ़ने पर, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने पर भी एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करोगे भाई? कूट दो। कूटना मतलब, मेरा मतलब ये नहीं था कि किसी को मारो जाकर, कूटने का मतलब था, ठीक है, कूटने का मतलब समझो। मान लो कि तुम्हारे पास में सपोज निकल है, ठीक है, घूम फिर के निकल पे आ जाते हैं हम, ठीक है, ये निकल का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस निकल के टुकड़ों को ना क्रश कर दो। कूटने का मतलब क्या है? क्रश करना, मुझे याद नहीं आ रहा था क्रश, ठीक है। तो क्या कर दो आप, इसको
क्रश कर दो। जब आप इसको क्रश कर दोगे, इसको तोड़ दोगे, तो ये ऐसे 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 छोटे 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 निकल के टुकड़े बन जाएंगे, है छोटे 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 बन गए। तो अब समझो, पहले तो जो एडसॉर्बेट आ रहा था इसके ऊपर, उसको सिर्फ इतना पोर्शन मिल रहा था भाई, उसको इतना पोर्शन मिल रहा था ना। जो भी एडसॉर्बेट आता, यानी कि जो हाइड्रोजन आती है, उसको सिर्फ ये आउटर सरफेस प्रोवाइड हो रहा था, सिर्फ ये आउटर सरफेस प्रोवाइड हो रहा था, है ना। अंदर का पोर्शन तो सारा बेकार पड़ा है ना, एडसॉर्ब तो वहां भी हो सकता है। तो मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया कैसे, इसको क्रश करके। यानी कि ये जो मैंने छोटे 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 ये जो मैंने किया बेटा, ठीक है, इससे मेरा जो सरफेस एरिया, यानी कि ये जो क्रश मैंने कर दिया, ठीक है, इससे जो मेरा सरफेस एरिया है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा बेटा, ये मान लो, इसी को मान लो, इस पर जब हाइड्रोजन गैस आएगी एब्जॉर्ब होने, तो उसको पोर्शन ज्यादा मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? उसको जो पोर्शन है, जो एब्जॉर्ब जितने पोर्शन में हो सकती है, वो क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा। और अगर वो ज्यादा मिलेगा तो सोचो एब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? अब समझो, ये निकल और ये रेनी निकल क्या है, ये तो है निकल, लेकिन जब मैंने क्रश कर दिया और क्रश करके इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो वो है मेरा रेनी निकल। ठीक है, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? तो अगर इतनी समझ आई है तो थोड़ी और समझ लो। आपने सुना होगा, एक होता है चारकोल और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। अभी अगर टीवी में ना बहुत सारे एड्स आते थे, पहले देखा करती थी टीवी, तो अब तो मैंने छोड़ दिया है, टीवी नहीं देखती मैं। तो टीवी में पहले ऐड आया करता था, एक पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का ऐड आता था, जिसमें फेस वॉश का ऐड था, जिसमें वो कहते हैं कि इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल, और चारकोल ऐसे जाता है ग्लास में और सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमेम्बर? नहीं देखा? कोई बात नहीं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे एड्स आने लगे हैं जिनमें वो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं, और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। चारकोल मास्क भी आते हैं। चारकोल भी वही सेम काम करता है जो हमारा सिलिका जेल करता है। ठीक है, जैसे सिलिका जेल तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे ही जो चारकोल है बेटा, वो सपोज आप अगर स्किन पे लगाएं तो वहां से इम्प्योरिटीज को, यानी कि जो भी उससे सरफेस पे मिलेगा, उससे थोड़ी पता ये इम्प्योरिटी है, जो भी उससे सरफेस पर मिलेगा वो उसको क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसकी एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो उसमें पहला एप्लीकेशन जो आपकी बुक में आता है, दैट इज इन क्रिएटिंग द वेरी हाई वैक्यूम। तो बहुत हाई वैक्यूम आपको जब क्रिएट करना होता है, तब भी आपका वहां पर चारकोल काम में आता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल। अब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है मेरा चारकोल, तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसा दिखता होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी बेटा, क्या कर दो, इसको क्रश कर दो, वही मेरा बन जाएगा बेटा छोटे 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 टुकड़े। ठीक है, ये जो छोटा छोटा बन गया मेरा, यही है मेरा एक्टिवेटेड चारकोल। यानी कि अब क्या है बेटा, अब जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ चुका है, तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो एडसॉर्प्शन भी बढ़ गया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी? ठीक है, और हाँ, पोर्स तो बढ़ी जाएंगे जब क्रश करेंगे। ठीक है, पोर्स तो बढ़ी जाएंगे। अब यार सोचो ना यार, दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा ना भाई। अभी डस्टर का एग्जांपल किस लिए दिया था मैंने, पोर्स ज्यादा बढ़ा दोगे ऊपर तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा अगर पोर्स बढ़ जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बेल्ट की तो हमने बात कर ली भाई। एडसॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, यानी जिस पर एडसॉर्ब होता है वो कैसा होना चाहिए। अब जो एडसॉर्ब होने आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं।
तो इसको कर देते हैं हम एडसॉर्बेट। ओके, एडसॉर्बेट की बात कर लेते हैं। आप समझिए बेटा, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट भी इंपॉर्टेंट है, और क्या पोर्शन है इंपॉर्टेंट वो मैं पढ़ाते हुए बता दूंगी। देखो बेटा, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट में मान लीजिए अगर जो भी आ रहा है आपका एडसॉर्ब होने, मान लो कि क्या सारी एडसॉर्ब होने, तो याद करो 11th क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, देखो बेटा यहां पर आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो बेटा, जब भी आप क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो जो एडसॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। सवाल आपसे सीबीएसई में या आपके कॉम्पिटिटिव में पूछ सकता है, आपको वो टेम्परेचर्स दे दे, ठीक है, 4 गैसेस दे दे, उनके टेम्परेचर्स दे दे, और वो पूछ ले कि एडसॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अब आपको ये बात थोड़ी समझा देते हैं। ये तो मैंने तुमको बता दिया कि टीसी या क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो, ठीक है, ये मैंने लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब इसको समझिए बेटा, ऐसा होता क्यों है। देखो बेटा, अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन पर जाओगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which you cannot liquefy a gas, और तुम इस गैस पर चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन। समझो इस बात को। देखो बेटा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इट इज द मेजर, जैसे एंट्रोपी मेजर थी रैंडमनेस का, ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, जो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा है वो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि अगर सपोज आपकी मान लो इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर गैस भरी हुई है बेटा, तो जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या लगा रहा है, फिजिकल फोर्स लगा रहा है। कौन सा, वंडरवॉल लगा रहा है। ठीक है, अब समझना है इस पोर्शन को, इस बात को अच्छे से समझो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोचो यार, बुद्धि लगाओ। अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि आपस में इनका इंटरैक्शन बहुत बढ़ गया है, मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन बढ़ गया है बेटा, तो क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब सोचो, अगर दोनों के बीच में इंटरैक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट खुद करना चाह रहे हैं, तो तुम्हें लिक्विफाई कराने में दिक्कत आएगी क्या तुम्हें लिक्विफाई कराने में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद हो रहे हैं बेटा आपस में इंटरैक्ट, है ना। समझ लो मेरी बात, मॉलिक्यूल्स खुद आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरैक्ट हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने का मतलब लिक्विफाई आसानी से हो जाएगा, और जो जितना जल्दी लिक्विड बनेगा वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगा ना भाई, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एडसॉर्प्शन भी ज्यादा और लिक्विफिकेशन भी ज्यादा, यानी कि टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन से भी बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में समझाया जाता है, लेकिन मैंने लिंक करके यहां भी पढ़ा दिया है।
कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर दे दे और आपसे पूछ ले कौन सी गैस को सबसे जल्दी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा। आपको इतनी बातें क्या समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ भाई, क्यों कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which you cannot liquefy a gas? हाँ, तो बताओ कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम किसी गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसा हो जाता है कि लिक्विफिकेशन नहीं कर पाते हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर? सोचो और बताओ मुझे, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बताऊंगी, नहीं पता तो ठीक है, और अगर पता है तो बता देना मुझे, ठीक, कैसे भी बताओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे मेल करो, वो तुम्हारी इच्छा है। आप समझो, जिनको नहीं पता है वो सुन लो बेटा ध्यान से। होता क्या है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर देखो बेटा, गैस के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो गैस की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं इधर उधर, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अगर ज्यादा हो गए तो हमने लिक्विफाई कर दिया, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या तुम लिक्विफाई कर पाओगे? अगर काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा हो गई तो आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो गए काइनेटिक से तो कर लोगे। तो अभी क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो गए, किससे? गैस की काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बस जस्ट फॉर नॉलेज, और स्टेट्स ऑफ मैटर में तो तुमने ये पार्ट पढ़ ही लिया होगा। above क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर बात करूं, ऊपर जाऊं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर के, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, इसीलिए जो लिक्विफिकेशन है वो आप इसके अबव लिक्विफिकेशन नहीं कर पाते। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई? आ गई, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर का अगर मैंने इतना पढ़ा दिया तो थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, इसी पार्ट में पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ लिया, अब आते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर। देखिए बेटा, एक आपका जो इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट तो क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप बी पोर्शन करके लिख लो, वो ए पोर्शन था, ठीक है, बी पोर्शन में लिखो बेटा, जिसमें भी आपका Z ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें भी Z ज्यादा होगा, एक से 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, और कुछ गैसेस ऐसी होंगी जिनमें जो मेरा Z है वो 1 से कम होगा, ठीक है। तो जब भी Z आपका 1 से ऊपर होगा तो समझो बेटा, यहां पर Z बराबर होता है मेरा 1, ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हो गया मेरा प्रेशर। तो यहां पर मेरा Z बराबर 1 है, यहां पर ये हो गया मेरा Z 1 से ऊपर, और ये हो गया मेरा Z 1 से नीचे, ये हो गया मेरा Z 1 से ऊपर अबव, ठीक है, ये हो गया मेरा Z 1 से कम। तो देखो बेटा, जब Z 1 से कम होगा तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, यानी कि यहां पर लिक्विफिकेशन भी आसान होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, तो लिक्विफिकेशन आसान, तो एब्जॉर्प्शन भी आसान, यानी कि Z अगर 1 से कम होगा तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। एडसॉर्प्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर Z1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा बेटा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से एडसॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा।
again this thing is very important for your exam, very important. Am I clear with it? Yes, I am. चलो आगे बढ़ते रहें। अब बढ़ते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैसे आपने पढ़ लिया है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, बस दो छोटे छोटे से इफेक्ट्स बचे हैं हमारे। एक है हमारा नेक्स्ट इफेक्ट, थर्ड हो गया ना ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, टेम्परेचर के इफेक्ट में मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये था फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ, यानी कि फिजिजॉर्प्शन का ग्राफ, और ये था केमिजॉर्प्शन का ग्राफ। जिसको ने ये वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो पहले जाके उसको देखो बेटा, तभी ये ग्राफ आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया बेटा हमारा केमिजॉर्प्शन का ग्राफ। ठीक है और ये क्या होते थे बेटा हमारे एडजॉर्प्शन आइसोबार, क्योंकि प्रेशर होता था मेरा कांस्टेंट। अब यहां देखो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो मेरा x/m है, यानी कि जो मेरा एडजॉर्प्शन है, वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसमें इनिशियली बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। रीजन अगर जानना है तो पहले वाली वीडियो देखिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा बेटा, अब ये x/m इसको समझा लेते हैं। ठीक है, कि x/m में क्यों लिखती हूं, इसको मैं एब्जॉर्प्शन क्यों बताती हूं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसी में आप आगे लिख लेंगे बेटा। अब मैं इसको हटा रही हूं, लिखेंगे और समझेंगे बेटा। देखिए बेटा, एक था आपके पास एडसोर्बेट और एक था आपके पास एडसोर्बेंट। ठीक है, मान लीजिए आपका m ग्राम एडसोर्बेंट है। ठीक है, और m ग्राम एडसोर्बेंट पे x ग्राम एडसोर्बेट एडसॉर्ब हो रहा है, यानी कि m ग्राम एडसोर्बेंट पे x ग्राम एडसोर्बेट एडसॉर्ब हो रहा है। तो मुझे बहुत छोटी सी बात बता दो बेटा कि 1 ग्राम एडसोर्बेंट पर कितना एडसॉर्ब होगा, x/m। यही जो मेरा x/m आया बेटा एडसोर्बेट, यही जो मेरा x/m आया बेटा, इसी को मैं बोलती हूं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू यू? क्या आपको इतनी बात मेरी समझ पे आ गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पोर्शन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये तो बहुत ही सिंपल है, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुमको पता होगा। बताओ जल्दी, इतना टाइम हो गया यार, जल्दी बोलो, गैस करो। प्रेशर बढ़ाओगे अगर किसी गैस पर तो वो एब्जॉर्ब क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना? तो क्यों होगी ज्यादा, खुद सोचो यार। यहाँ पर ये निकल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, हमेशा से इसका ऑल टाइम फेवरेट हाइड्रोजन को। ठीक है, एब्जॉर्ब कराना है। जितना आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, प्रेशर जितना ज्यादा लगाओगे, एडसॉर्प्शन क्या होगा बेटा, उतना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विफाई हो जाएगा, और जितनी जल्दी ये लिक्विफाई होगा, या समझो जैसे प्रेशर लगाओगे तो ये सरफेस पर आएगा और एडसॉर्ब जल्दी हो जाएगा। यानी कि अगर आपका प्रेशर बढ़े तो एडसॉर्प्शन बेटा बढ़ता है। क्या आपको इतना पोर्शन क्लियर हो गया बेटा? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, ये सब पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। फैक्टर्स हमने इस पढ़ लिए हैं। अब एक सिंपल नोट करने वाली बात है बेटा, वो ये कि जो हाइड्रोजन है H2 है, ठीक है, H2 का जब आप टेम्परेचर देखो बेटा, जब टेम्परेचर लो है तो जो हाइड्रोजन है वो निकल पर एड्सॉर्ब होता है। लेकिन जब आपको अगर फिजिक्स ऑप्शन है, अभी देखो ना, मैं इसको हटा रही हूँ, चलो यही देख लो, इस पर अभी जो हो रहा है वो फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी टेम्परेचर लो है, जब आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैन चेंज इन केमिस ऑप्शन, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे बेटा, तो जो H2 है, ये जो HH है, HH का बॉन्ड है, ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू कैन चेंज फिजिक्स ऑप्शन इनटू केमिस ऑप्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन, ये जो पॉइंट था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग से तुम्हें बता दिया, ठीक है। और यहाँ तक हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब इससे जो अगला वाला पार्ट होगा उसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, अपना एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म्स। आइसोबार हमने पढ़ लिए हैं, अब हमारे बचे हैं आइसोथर्म्स, ठीक है। एक फ्रेडलिक का है और एक लैंगमुइर का है। ओके, तो अब आपसे मिलूंगी मैं कब, अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।